एक बात तो आप लोग अच्छे से जानते हैं मित्रों कि ये दुनिया बड़ी ही कमीनी है, दिल तोड़ करके हँसती है। इंसान जब तक ज़िंदा रहता है उसकी कद्र वैल्यू कोई नहीं करता है। उस इंसान के चले जाने के बाद हर कोई बोलता है, अरे यार बड़ा अच्छा आदमी था, अरे यार बड़ा अच्छा इंसान था, उनके जाने से दुःख हुआ, बहुत दुःख हुआ। इसी तरह की आपने फ़ितरत है कल रात के बिग बॉस के एपिसोड में देखी। जब तक दिग्विजय घर में था उसे किसी ने 2 कौड़ी की तवज्जो, इज़्ज़त नहीं दी। लेकिन जैसे ही वो इंसान चला गया उसके बाद ईडन गार्डन की छमिया और ये यामिनी और कशिश जो कि कल तक दिग्विजय को खरी-खोटी सुनाती थी, अरे वो ऐसे जाना डिज़र्व नहीं करता था। ईडन गार्डन की छमिया तो रो भी रही थी, लेकिन उस ईडन गार्डन की छमिया और उसके साथ में जो गर्दुल्ली यामिनी है, उसे कहाँ पता था कि भाई उनका खुद का भी एलिमिनेशन होने वाला है, जिसकी कि अपडेट आई है। खबरी गैंग ने रिपोर्ट दी है कि यामिनी और ये ईडन गार्डन की रोज़ इन दोनों के पत्ते भी कट चुके हैं। वैसे खबरी गैंग का जो मुखिया है जो कि अक्सर फेक वोटिंग ट्रेंड वगैरह डाल करके पब्लिक को मिसलीड करता था। पता नहीं भाई साहब इस साल क्या हुआ कि उसने एक भी फेक वोटिंग ट्रेंड नहीं डाला और थोड़ी बहुत शायद उसके अंदर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो पैदा हो गई है। इसलिए उसने भी वो स्क्रिप्ट की फीफड़ी बजाई है, जो कि हम पता नहीं कितने सालों से बजा रहे हैं। तो ये जो एक ऑनेस्टी वाला जो एक रूप हमें देखने को मिल रहा है खबरी गैंग का, भाई ये देख कर के मेरा दिल गार्डन हो गया है। अब मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश और है कि वो तमाम लोग जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, वो तमाम लोग जो कि खुद बिग बॉस के घर में रह कर के आ चुके हैं, जो कि भर-भर के आपको भ्रमित करते आए हैं कि आपके वोट से एलिमिनेशन होते हैं, प्लीज़ जाओ वोट करो, ये वोटिंग ट्रेंड, वो वोटिंग ट्रेंड। आई होप एंड आई विश कि उनमें थोड़ी सद्बुद्धि आए और उनमें भी थोड़ी ईमानदारी पैदा हो और वो बोले डंके की चोट पर कि भाई साहब आपके वोट्स वगैरह से कुछ नहीं होता है। जैसे वो जो खबरी है, उसके अंदर थोड़ी ईमानदारी प्रकट हो गई है और ओपनली वो मेकर्स की स्क्रिप्ट को आपके सबके सामने रख रहा है। ये देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या कल आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी जब बिग बॉस दिग्विजय की तारीफ़ कर रहे थे, वो बिग बॉस जो कि जब तक दिग्विजय घर के अंदर था, उसे खरी-खोटी सुनाते थे, नंबर गेम, ये गेम, वो गेम, क्या दिग्विजय हमने तुम पर अत्याचार करा? तो जैसे कि इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा ना कि जब तक इंसान रहता है तब तक उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। उसी तरह से आप देख लीजिए बिग बॉस जो कि कल तक दिग्विजय को खरी-खोटी सुनाता था। बताओ दिग्विजय तुम्हारा नंबर गेम चल रहा है, रिश्तों का शो है, ये है, वो है, क्या हमने तुम पर अत्याचार करा? इवन शो का होस्ट जो कि वीक नंबर 7 से ही दिग्विजय के पीछे पड़ गया था। लेकिन कैसे बिग बॉस ने भी दिग्विजय के जाने से पहले उसे एप्रिशिएट करा कि ये तो ठीक है, श्रुतिका की नल्ली सी रैंकिंग की वजह से दिग्विजय का एलिमिनेशन हो गया। अदरवाइज़ दिग्विजय वोटों के बेसिस पर तो टॉप 5 में रहता। और उसी तरीके से सलमान खान भी स्टेज के ऊपर दिग्विजय को एप्रिशिएट करे कि भाई तुम्हारा इतनी जल्दी एलिमिनेशन हो जाएगा, हमने तो सोचा नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सलमान खान जो कि पिछले वीक ही बोले थे कि यहाँ पर लोग आते अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते जनता की मर्जी से, क्योंकि असली पावर जनता के हाथ में होता है। मेकर्स कुछ नहीं करते, कुछ भी स्क्रिप्टेड और प्री प्लान नहीं होता, जो करती जनता करती है। तो जाइए जियो सिनेमा और वोट पर वोट कीजिए अपने फेवरेट के लिए, उसे बचाने के लिए। लेकिन ये सलमान खान जो कि पिछले वीक बोल रहे थे कि भैया सारा पावर जनता के हाथ में होता है, क्या वो स्टेज पर बोल पाएँगे कि भैया जनता को तो हमने मौका ही नहीं दिया, घरवालों के हवाले कर दिया दिग्विजय को? और ये बिग बॉस जो कि खुद ही खुद को एक्सपोज़ कर रहा था। एक तरफ बिग बॉस ने घरवालों को पावर दे दी, फिर यही बिग बॉस बोलता है कि अगर वोटिंग के बेसिस पर सब कुछ होता तो दिग्विजय टॉप 5 में होता। इसका मतलब क्या समझे? और इन सारी बातों से एक ही चीज़ समझ में आ जाना चाहिए उन सारे लोगों को जो अब भी इस भ्रम की दुनिया में हैं कि उनके वोट की वजह से उनके फेवरेट कंटेस्टेंट वहाँ पर टिके हुए हैं। जैसा कि खुद बिग बॉस ने कबूल कर लिया कि ये एलिमिनेशन पब्लिक वोट से नहीं होते हैं। अगर पब्लिक वोट्स होते क्राइटेरिया तो दिग्विजय का एलिमिनेशन ही नहीं होता। दैट मीन्स जब मेकर्स का मन चाहेगा वो किसी को किसी भी तरीके से जायज़ दे करके एलिमिनेट करवा देंगे, चाहे वो अनुराग डोभाल रहा हो, चाहे ये दिग्विजय हो, चाहे वो अदिति मिस्त्री हो और जितने भी रजत दल्ले के फैन्स हवा में उड़ रहे हैं या बाकी कंटेस्टेंट के फैन हवा में उड़ रहे हैं, तो भई ऐसा है कि मौत से किसकी यारी है, आज इसकी तो कल तुम्हारी भी बारी है। तो अपने नंबर का वेट करो भाई साहब, जो लोग आज जश्न मना रहे हैं। दिग्विजय चला गया लेकिन काफ़ी ग्रेस के साथ गया है और जाते समय माहौल काफ़ी गमगीन करके गया है। लेकिन एक बात जो उस बंदे ने बोली ना, मेरा दिल जीत लिया उस बंदे ने, जब उसने कहा कि भाई ये लोग बोलते रहे कि नंबर गेम नहीं है, ये रिश्तों का शो है, लेकिन जब रिश्ते बनाना शुरू करे तो इन लोगों ने विकेट उड़ा दिया। लेकिन जो मोरल्स लेकर के आया था, जो बाहर से एक उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसने अपनी अपब्रिंगिंग को, मोरल्स को शो के लिए नहीं बदला। जो लोग उसे नहीं पसंद थे भाई, उन लोगों के साथ वो नहीं उठा बैठा, उन लोगों के साथ उसने कोई अलायंस भी नहीं बनाया। जिन लोगों के साथ आप
आपकी वाइब मैच कर जाती है, वो उन्हीं के साथ रहा, तो गेम के लिए उसने अपने आप को बदल दिया हो, ऐसा तो कोई घटिया काम दिग्विजय ने नहीं करा। तो इन चीज़ों के लिए तो उस बंदे को ज़बरदस्त तरीके से एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भेड़-चाल में चल पड़ते हैं, अपने एथिक्स को, अपनी मोरालिटी को साइड में रख देते हैं गेम के लिए। लेकिन दिग्विजय बंदा अलग है भाई, सबसे अलग बंदा था वो, और गेम के लिए उसने अपने आप को नहीं बदला, खुद बिग बॉस से भी भिड़ गया। ना सिर्फ बिग बॉस बल्कि उसने सलमान खान के सामने भी सरेंडर करने से मना कर दिया था कि भैया ये गेम है और मैं यहाँ पर रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ। और ये जो क्लियर थॉट प्रोसेस थी दिग्विजय की, कहीं न कहीं बिग बॉस ने अच्छे से समझ लिया कि भैया इतना क्लियर थॉट प्रोसेस वाला इंसान बाकी लोगों पर भारी पड़ सकता है, इनके लाडलों पर भारी पड़ सकता है, तो क्या करें? भई आपको हराने के लिए, निकालने के लिए साजिश ही की जा सकती है, तो साजिश मेकर्स ने कर दी। बट कहीं न कहीं एक बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि भले ही वो बिग बॉस में हार गया हो, बट रियल लाइफ़ में तो कहीं न कहीं वो जीत ही जाएगा। और जो हमें एक रिएक्शन देखने को मिला है, चाहत क्या नेक्स्ट लेवल से इमोशनल हुई है। चाहत, शिल्पा और करण ही मुझे थोड़े से रियल लगे हैं कि हाँ यार, वो दिल से बुरा लग रहा है। चुम ने भी हालाँकि बहुत ज़्यादा वहाँ इमोशन दिखाए हैं, बट कहीं न कहीं मुझे चुम थोड़ी बनावटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि चुम के हाथ में बहुत कुछ था। वो चाहती तो श्रुतिका को कन्विंस कर सकती थी, रैंकिंग बदलवा सकती थी, क्योंकि बिग बॉस ने रैंकिंग चेंज करने का मौका दिया था, और इस रैंकिंग के ऊपर ही नेक्स्ट लेवल से एक नंबर गेम खेला है बाकी सारे कंटेस्टेंट ने। बताइए भाई साहब, ये कंटेस्टेंट जो कि इसको दिग्विजय को रिश्तों का ज्ञान देते थे कि भाई रिश्ते बनाओ, ये नंबर गेम नहीं है, बट वही नंबर गेम यूज़ करके ये लोग यामिनी, ईडन, कशिश को भी तो निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, शुरुआत से ही दिग्विजय के लिए ज़्यादा वोट आए अंदर। तो भाई साहब, हालाँकि शिल्पा ने ज़रूर एक अलग जाकर के ईडन को वोट करा, लेकिन उनके वोट से भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि यामिनी के लिए कितने 2-3 वोट ही आए थे, और दिग्विजय के लिए तकरीबन 8 लोगों ने वोट किया था। ईशा, अविनाश, विवियन, कशिश वगैरह, यामिनी, ईडन, रजत, इन सब ने दिग्विजय को ही एक थ्रेट मान करके उसके अगेंस्ट वोट दिए हैं। तो नंबर गेम तो है बिग बॉस में, और इस नंबर गेम को आधार बनाकर ही इसको निकाला गया है। खैर, अब चलते हैं एपिसोड की शुरुआत के ऊपर। तो जैसे ही एपिसोड शुरू होता है, एक रात पहले वो चुम को और करण को और ये अविनाश को इसकी श्रुतिका के दोगलेपन की क्लिप दिखाई गई थी। श्रुतिका तो नेक्स्ट लेवल की नागिन है, बेशर्म है, और जैसे वो बग्गा के सामने रोई थी ना, बग्गू बग्गू बग्गू, उसी तरह से आपने कल भी देखा, जहां इसकी पोल पट्टी खुलना शुरू हो जाती है श्रुतिका की, वहां पर ये रोना शुरू कर देती है, और सामने वाले से और तेजी से सांसें रोक रोक फपक फपक के रोती है, सो दैट इसको सिंपैथी मिल जाए। तो वो श्रुतिका जो कि नेक्स्ट लेवल से एक्सपोज हो चुकी है, अपनी गलतियां मानने के बजाय अलग अलग तरह के जैज वगैरह देती फिरती है। इसी दौरान आप देखते हैं सुबह होती है, तो करणवीर प्री वर्कआउट लेकर के वीकेंड का वार से एन पहले वापस से विवेन से बातचीत वगैरह की, मैं तेरे लिए मैटर करता हूँ नहीं करता हूँ, इन दोनों का वीवी वर्सेस केवी का फिर वर्बल आर्गुमेंट वगैरह, फिर बीच में अविनाश की एंट्री वगैरह, फिर बाद में जाकर के अविनाश के सामने विवेन खुद को तुर्रम खान दिखाता है, ऐसा वैसा दोस्त ऐसे नहीं होते हैं, वैसे नहीं होते। जबकि डे वन से जो हम लोगों ने देखा है, वहां पर हमें दोस्ती सिर्फ करण की ही तरफ से दिखाई दी है, और वो करण जिसको कि इससे विवेन से 2 कड़ी की तवज्जो नहीं मिली। भाई तुम क्यों जा रहे हो? अब तक तो मुझे हल्का हल्का सा डाउट ही था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका हूं कि विवेन वर्सेस करण का ये जो ड्रामा है, ये प्री प्लान्ड है। और जैसे कि बाहुबली वाली टास्क में इसने विवेन ने खुद कहा था ना कि जब करण खतरों जीत करके आया था तो मैंने इसे कॉल करा था, तो क्या पता भाई साहब इन लोगों ने उस कॉल पर और भी बातें करी हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे विकास गुप्ता, अर्शी वगैरह जितनी बार भी बिग बॉस में आए हैं, ये लोग एक दूसरे को कॉल करते थे, प्लान करते थे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसी तरह की बातें अपने पिछले सीजन में वो चोमू कुमार और वो तहलका की बारे में भी सुनी होंगी, जब तहलका ने कहा था कि शो में अंदर आने से पहले इसने मुझे कॉल करा था। तो भाई कॉल करके ये लोग आपस में पहले प्लान कर लेते हैं, और ऐसी ही प्लानिंग शालीन, टीना और टीना वर्सेस सृजिता की फाइट वगैरह की भी थी। और बिग बॉस 16 में तो मैंने आपके सामने रखा भी था कि कैसे शालीन और टीना का जो पीआर है वो एक ही है, और इन दोनों ने लव ड्रामा, लव हेट रिलेशनशिप बाहर से प्लान करी थी। बिल्कुल उसी तरह से करण और विवेन का जो भी लव हेट, ब्रोमांस, फ्रेंडमी जो भी है, ये बाहर से प्री प्लान ड्रामा है। और एन वीकेंड के पहले, मतलब आप समझ जाइए ये ड्रामा करण क्यों कर रहा था, सो दैट वीकेंड पर करण और विवेन के बारे में ही ज़्यादा बातचीत हो। जबकि मेरा ये मानना है, जिस तरह से श्रुतिका को एक्सपोज करा था, तो करण को यहाँ पर प्रायोरिटी पर किसको रखना था? करण को अपनी प्रायोरिटी पर ये मुद्दे रखने थे कि यार हम लोगों से ब्लंडर हो गया, हम लोगों ने श्रुतिका को जबरदस्ती में टाइम गॉड बनवा दिया है, इसके हमें कई बुरे परिणाम जो है वो झेलने को मिल सकते हैं। तो उन चीज़ों को इग्नोर करके, विवेन अब मैं क्लैरिटी चाहता हूँ, मैं तेरे लिए मैटर करता हूँ, तूने मेरा नाम लिया था मतलब मैटर तो मैं करता हूँ। भाई
क्या ज़रूरत है? ज़रूरत भले ही कुछ ना हो हम लोगों के हिसाब से, लेकिन उन लोगों को अपना जो प्री प्लान ड्रामा है ना, उसे फुलफ़िल कर रहा है, बिकॉज़ मेकर्स ने भी तो कहीं न कहीं ट्यूशन दिए होंगे ना कि एन वीकेंड के पहले आप ये सारी बातें कर लेना, सो दैट वीकेंड के मुद्दे साइड में रखकर हम करण तुम्हारी दोस्ती, विपिन तुम्हारी दोस्ती, फिर बीच में ये जो शिल्पा शिरोडकर जो ट्रायंगल है, कहीं न कहीं ये पूरा ड्रामा जितना भी था करण और विवेन का सेगमेंट, वो फुल्ली प्लान्ड और स्क्रिप्टेड लगा है मुझे तो। और ये बात मैं इसलिए और कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से श्रुतिका की पोल पट्टी खुली थी, आपकी प्रायोरिटी पर श्रुतिका उसका घटिया गेम प्लान होने के बजाय आप विवेन से क्लैरिटी चाह रहे हो, जिसमें अविनाश भी अपनी मतलब वो रोटियाँ सेकता, फिर आप अविनाश के साथ घोड़े के पेट में जाकर के जैज़ बनती। ये सारी चीज़ें बेईमानी थी। आपको एक्चुअली में थोड़ा-सा अपने दिमाग के एंटीना जो है वो खड़े करने थे, और कहीं न कहीं यार इसी वजह से तो मैं बार-बार करण को क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि गेम अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। अगर थोड़ी-सी गेम अवेयरनेस होती, अरे भैया ये मैं क्या बोल रहा हूँ, गेम अवेयरनेस तब होती ना जब ये लड़की के चक्कर से बाहर आते। कल मैंने चुम के बारे में कमेंट करा है, मैंने उसे चाइनीज़ बोल दिया, तो उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट से कुछ कमेंट आए हैं, तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो तो। लेकिन जो हरकतें चुम कर रही है ना भाई, वो हरकतें टोटल गद्दारों वाली हरकतें हैं, और कहीं न कहीं लोगों को यूज़ एंड थ्रो करने वाली हरकतें हैं। एड़ा बनकर के पेड़ा खा रही है चुम, और मैंने सिर्फ़ चुम के लिए चाइनीज़ गद्दार या चाइनीज़ आइटम बोला है। इट डज़न्ट मीन कि मैंने पूरे अरुणाचल या सेवन सिस्टर्स एंड नॉर्थ ईस्ट के जितने हमारे स्टेट हैं, भाई बंधु हैं, उनको मैंने बोला, उन्हें ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने स्पेसिफिकली चुम के लिए ये टर्म यूज़ करी है, क्योंकि चुम का जो गेम प्लान है, वो बहुत ही घटिया गेम प्लान है। अव्वल तो वो पहले से ही किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है। सबसे पहले तो चुम ने खुद ने कबूल करा है नेशनल टीवी पर कि उसका बाहर एक रिलेशनशिप रहा है, एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह है, उसके पास वो वापस जा सकती है। अब वो सारे लोग जो कि चुम को ब्लाइंडली डिफेंड कर रहे हैं, क्या उन्हें ये चीज़ें सही लग रही हैं? क्या वो एक साथ 2-2 लड़कों को चूतिया बना रही है? क्या ये चीज़ जस्टिफाइड लग रही है? मतलब अंदर करण को यूज़ कर रही है, बाहर अपने बॉयफ्रेंड को झूठ बोल कर के आई होगी कि मैं 10 साल बाद तेरे पास वापस आ जाऊँगी, तो करण के साथ क्यों हो? और अगर आप श्रुतिका को अपना इतना बेस्टी मानते हो, बडी मानते हो, उसकी आप नंबर 1 प्रायोरिटी हो, वो आपकी खास दोस्त है, जो रोती है तो आप चुप कराने पहुँच जाती हो। आप में इतना भी दम नहीं है कि आप उसे कन्विंस कर सको कि भाई तू रैंकिंग चेंज कर दे, तू दिग्विजय को नहीं निकाल सकती। मतलब आप देख लीजिए कैसे एड़ा बनकर के ये पेड़ा खा रही है। फिर अगर मैं इसे चाइनीज़ खेबड़ी बोल दूँ तो लोगों को दिक्कत होती है, जबकि खेबड़ीपंती कर रही है ये। आप पता नहीं कंबल में करण को क्या दे देती हो, कौन-सा चूरन, कि करण ऐसा ब्रेन वॉश्ड हो चुका है, ये आपके वशीकरण वाले कुछ मंत्र में ऐसे मतलब वशीभूत हो चुका है कि वो आपके अलावा कुछ देखता ही नहीं है। अगर आपको याद हो तो करण के चेहरे पर जो चोट लगी है वो भी चुम की वजह से लगी, क्योंकि वो चुम को वहाँ पर डिफेंड करने गया था। भाई तुम जो हो करण, वो चुम को क्या डिफेंड करोगे? चुम तो खुद ही इतनी डेढ़ शानी है, वो तो खुद अपने आप को डिफेंड कर सकती है। और उस टास्क में जिस तरह से चुम ने बार-बार रजत दलाल को हराया था भाग-भाग करके, हमने चुम को ज़बरदस्त तरीके से एप्रिशिएट करा था कि क्या धाकड़ खिलाड़ी है। अब वो चुम जिसे हमने खुद ने धाकड़ खिलाड़ी बोला है, बिकॉज़ फिज़िकल टास्क में ये रजत दलाल तक को पछाड़ देती है, तो उस चुम को नॉमिनेशन में क्या होने वाला है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्या इन चीज़ों का उसको आइडिया नहीं लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा, लेकिन कैसे चुम के चक्कर में करण चूतिया बनता जा रहा है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि चुम की प्रायोरिटी पर 2 ही लोग रहे हैं, श्रुतिका और करण। करण के साथ वो लव वाला एक कंबल में दंगल वाला सीन कर रही है, वहीं श्रुतिका के साथ वो गल भैया। और भूलना नहीं चाहिए आपको, जब ये मंजुलिका के इन दोनों ने, चुम ने और इसने श्रुतिका ने वो दिखाए थे, ऑडिशन वगैरह दिए थे, उसके बाद से ये थोड़ी देर के लिए दूर गई थी, लेकिन वापस से इनका भरत मिलाप हो गया था, वापस से एक दूसरे की बेस्टीज बन गए थे, सेम पलंग पर सोने भी लग गए थे। अब ये तो आपने भी देखा कि भले ही चुम और श्रुतिका जो है वो बेस्टीज बन चुके हों, लेकिन इसके बावजूद डोमिनोज वाली टास्क में श्रुतिका ने कैसे कैसे जहर उगला था करण के अगेंस्ट, तो चुम जो कि एक थर्ड पार्टी के नजरिए से सब कुछ देख रही थी, उसने कैसे मान लिया कि ये श्रुतिका जिसको हम टाइम गॉड बना रहे हैं, ये करण के या हमारे ग्रुप के अगेंस्ट फैसले नहीं लेगी। वो भी तब जबकि बिग बॉस ने खुद क्लिप तक दिखा दी थी श्रुतिका की, कि कैसे श्रुतिका दूसरी पार्टी को भी अपने मतलब एक हाथ में लेकर के चल रही थी, ईडन और कशिश को प्रायोरिटी पर लेकर के चल रही थी, ये जिसमें से कि कशिश जो है वो तो दिग्विजय से 36 का आंकड़ा लेकर के चलती। इतना सब देखकर भी उसे ये एहसास नहीं हो रहा है, आइडिया नहीं लग रहा है कि भाई श्रुतिका नेक्स्ट लेवल की दोगली है, नागिन है, और अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल वाली नागिन है, जो कि भाई अपने ग्रुप को ही खा जाएगी। इतनी भाई दूध पीती बच्ची तो नहीं है चुम, जैसा कि नेशनल टीवी पर वो दिखा रही है, क्योंकि श्रुतिका
श्रुतिका से एक नहीं वो कईयों बार धोखा खा चुकी है और ऐसी बंदरिया के हाथ में उस्तरा दे दिया था करण ने भी। क्यों? क्योंकि करण तो भाई चुम के प्यार में पगलाया है। जब चुम ने बोल दिया कि हम चाहता है श्रुतिका बने तो करण ने भी जश्न मना लिया, गोद में उठा करके सेलिब्रेट कर रहा है। तो करण कैसे चूतिया बन रहा है चुम के चक्कर में, ये चीज हाईलाइट करना मेरा एक मुख्य उद्देश्य था उस कमेंट के पीछे भी, कि कैसे एड़ा बनकर के पेड़ा खा रही है ये चुम। इसे पता चल चुका कि श्रुतिका नेक्स्ट लेवल की दोगली है, फिर भी जा रही है उसके पास, उससे पैचअप कर रही है, उसे समझाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उसे मनाने की कोशिश कर रही है, उसके गले में उससे गले लग करके उसे कंसोल करने की कोशिश कर रही है। जबकि क्या श्रुतिका इतना सब कुछ डिजर्व करती है? जी नहीं। कल रात के एपिसोड में श्रुतिका ने साबित कर दिया ना सिर्फ वो नागिन है बल्कि वो इच्छाधारी नागिन है, क्योंकि अपनी इच्छा से कैसे ये प्रायोरिटीज बदल लेती है। जब ये टाइम कोड बनी थी तब इसने कुछ और प्रायोरिटीज बताई थी, जिसमें कि चुम, करण, फिर तीसरे नंबर पर दिग्विजय। वो दिग्विजय जिसे कि इसने पहले तीसरे नंबर पर बोला था, अपनी थर्ड प्रायोरिटी उस दिग्विजय को नंबर 11 पर डाल देती है। नंबर 1 पर किसको डालती है? रजत दल्ले को। नंबर 2 पर किसको डालती है? ये अविनाश को। अविनाश को नंबर 2 पर, लेकिन अविनाश के साथ में जो हमेशा घुसी रहती, चिपकी रहती है, ईशा को नंबर 10 पर। तो यहीं पर समझ जाइए कि श्रुतिका की रैंकिंग कितनी लॉजिकल थी, कितनी जस्टिफाइड थी, कितनी जस्टिफाइड नहीं थी। अगर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर अविनाश को नंबर 2 दिया है तो अविनाश तो ईशा में चिपका रहता है, तो अविनाश और ईशा अलग कैसे हो गए? अब अगर श्रुतिका के अकॉर्डिंग अविनाश नंबर 2 है तो फिर बाय डिफॉल्ट ईशा भी नंबर 2 या नंबर 1 या नंबर 3 होनी चाहिए थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर नंबर 3 पर है चुम, जो कि उसकी एक्चुअली में नंबर 1 प्रायोरिटी है। लेकिन बिग बॉस ने बोला कंट्रीब्यूशन के आधार पर, तो क्या रजत दलाल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? वो भी तब जबकि फराह खान आकर के बोल गई थी कि ये शो जो है ये करणवीर मेहरा शो बन चुका है, लेकिन करण से ये जलती है, इनसिक्योर है, तो भाई करण का नाम नंबर 1 पर ये जानबूझ करके नहीं देना चाहती थी। रजत का नाम देती है नंबर 1 पर, रजत खुश, और इसका अविनाश का नाम देती है नंबर 2 पर, अविनाश भी खुश। लेकिन अविनाश को नंबर 2 पर देख करके नंबर 10 पर बैठी ईशा के गुर्दे छिल जाते हैं। वो 3 इडियट का एपिक सीन, अरे दोस्त पास हो जाए तो खुशी मिलती है, लेकिन हम फेल हो जाए और दोस्त टॉप कर जाए तो भाई उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। और ईशा के चेहरे पर ये दुख देखो कि यार मैं नंबर 10 पर और मेरा बेस्टी नंबर 2 पर, ऐसे कैसे चल गया। और अविनाश जो कि अक्सर बोलता है कि मेरी प्रायोरिटी ईशा है, लेकिन जब वो खुद नंबर 2 पर आता है, कौन क्या, मैं नंबर 2 पर हूँ भाई, इससे ज्यादा और मतलब खुशी की बात हो नहीं सकती। नंबर 3 पर है चुम, नंबर 4 पर है ये केवी, नंबर 5 पर सारा का कंट्रीब्यूशन इसको श्रुतिका को बहुत ज्यादा लगता होगा। फिर शिल्पा शिरोडकर, हालांकि लाडला डिसना को वो कौन सा नंबर देती है? छठा 7वां नंबर देती है, 7वां नंबर देती है शायद। ये नंबर वो कशिश को देना चाहती है, बट कंफ्यूज है ना श्रुतिका, तो वो आकर के लाडले को दे देती है। लाडले का कोई गेम प्लान, कोई अस्तित्व भी है क्या? आई थिंक वो तो यामिनी से भी नीचे होना चाहिए था 13वें नंबर पर, लेकिन नहीं भाई साहब, ये श्रुतिका जिसने कि अपनी कुछ प्रायोरिटीज अलग बताई थी कि भाई मैं चुम, करण, दिग्विजय और शिल्पा, ये मेरा प्रायोरिटी है, यही मेरा प्रायोरिटी रहेगा, मेरा वचन ही है शासन। लेकिन कैसे यहाँ पर रजत, अविनाश, चुम, फिर भाई करण, फिर सारा, फिर शिल्पा, फिर ये क्या नाम इसका, विवियन, फिर भी ये कशिश वशिश और ये चाहत वाहत और ईशा नंबर 10, दिग्गी को नंबर 11 पर डाल दिया भैया। नंबर 12 13 पर ईडन और यामिनी। हालांकि यामिनी वो रैंकिंग लेने से मना कर देती, कहीं ना कहीं यामिनी को आइडिया लग चुका था कि भाई इससे एलिमिनेशन हो सकता है। हालांकि ये रैंकिंग देने के बाद थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं दिग्विजय के बीच में और ये श्रुतिका के बीच में, जहां पर श्रुतिका खुद सास की तरह बिहेव कर रहा है। सास वर्ड को ये श्रुतिका खुद ड्रैग करती है, लेकिन जब दिग्विजय बोलता है कि भाई मेरी तो कोई सास है नहीं, तेरी होगी तो तू मेरी सास पर कैसे जा सकता है? हाउ डे यू गो ऑन माई सासू माँ, तू सासू माँ को ड्रैग करेगा, दिस इज नॉट गुड, मैं इसका बदला लूंगी। तो भाई साहब खुद ये लोगों के मुंह में वर्ड ठूंसती है, फिर लोग उस शब्द को जब निकालते हैं तो ये वर्ड पकड़ लेती, कैसी दोगली है। बट इस दोगली को काउंटर करने के बजाय चुम तो इधर उधर के बंगले झांकती रहती है, और चूंकि चुम क्या है कि फालतूपंती कर रही है, तो करण को भी कोई एहसास नहीं है चीज़ों का। लेकिन करण को एहसास कब होता है कि जब ये बिग बॉस बोलता है कि भाई मैंने ये रैंकिंग टास्क के पहले आपको बताया नहीं था कि ये रैंकिंग टास्क क्यों हो रही है, अगर मैं बता देता तो शायद रैंकिंग टास्क अलग होती है। बट फिर भी बिग बॉस एक मौका देता है, ध्यान दीजिए, बिग बॉस ने यहाँ पर फिर से एक मौका दिया था श्रुतिका को अपनी रैंकिंग बदलने का, लेकिन वो नहीं बदलती है क्योंकि अल्ट्रा प्रो मैक्स नागिन मोड ऑन कर लिया था ना इसने। और नागिन की तो फितरत ही होती है जहर उगलना और डसना, तो उसने दिग्विजय को जो है वो डस लिया। और बिग बॉस जो है बड़ी सफाई से बोलता कि ये तो ठीक है कि ये घर वालों ने कर दिया, अदरवाइज दिग्विजय टॉप 5 में होते। जब दिग्विजय वोटिंग के बेसिस पर टॉप 5 में होते तो पब्लिक के हाथ में ही रहने देते ना पूरा मामला, लेकिन नहीं,
आपने देख लिया कि आपके टीवी के जो 2 लाडले हैं, उनके लिए दिग्विजय थ्रेट बन सकता है, तो क्या किया जाए? चलो ठीक है, जैसे पिछली बार बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में मादा मकबूल टीवी फेस को जिताने के लिए लवड़केश कटारिया और विशाल, एनाकोंडा इन सबको निकाल दिया बिकॉज़ इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं ना सोशल मीडिया पर। तो किस तरीके से बिग बॉस खुद चीज़ें प्लान करता है, फिर किसी एक कंटेस्टेंट को बलि का बकरा बनाता है, फिर उस बकरे का गला काटने का इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है, जैसे कि सलमान खान पूरी तरह से श्रुतिका को ब्लेम करेंगे। हालाँकि श्रुतिका गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। श्रुतिका अगर 70% गलत है, तो 30% गलती करण, चुम, शिल्पा की भी है और दिग्विजय ने तो खुद अपनी गलतियाँ मान ली कि भाई मैं तो अच्छा भला नंबर गेम में ही बिज़ी था, इन लोगों के चक्कर में रिश्ते बनाने में आ गया, तो कहीं न कहीं गेम अपना खराब कर लिया। दिग्विजय ने अपनी गलती मान ली, हालाँकि करण भी थोड़ी देर के लिए गलती मानता है जब वो सारा के बारे में बात करता है रजत से और रजत बोलता है भाई मुझे तो लग रहा था कि सारा चली जाएगी और रजत ओपनली बोलता है कि भाई इस तरह की कोई चीज़ होती तो भले ही मैं गलत लगूँ लेकिन मैं अपने दोस्तों को तो बचाता। तब वहाँ पर करण बोलता है कि भाई थोड़ा बहुत ब्लेम मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत नहीं करण, तुम्हें तो काफ़ी हद तक पूरा ब्लेम ले लेना चाहिए क्योंकि तुम चुम की बातों में ऐसे आ जाते हो। चुम ने बोल दिया नहीं हम बने या श्रुतिका बने, क्यों 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 बने श्रुतिका? श्रुतिका तो मतलब कभी बग्गू को लेकर के चल रही है, कभी ईडन यामिनी को, मतलब देख लीजिए इसके चुम के चटाए हुए चूरन के चक्कर में ऐसे मतलब वशीभूत हो गए हो, ऐसे मतलब उसके वश में आ चुके हो कि चुम ने बोल दिया ये सूरज नहीं है, चाँद है, दिन है नहीं है, रात है, तुम हाँ, हाँ, हाँ करना शुरू कर देते हो। खुद का कोई गेम प्लान ही नहीं है, खुद का कोई मतलब प्लान ए नहीं है, प्लान बी नहीं है। तुम्हें पता है कि श्रुतिका नेक्स्ट लेवल की डबल ढोलकी है, तो वही तुम मतलब उसको गोद में उठा करके सेलिब्रेट कर रहे थे, जश्न मना रहे थे और भई थोड़ा नहीं पूरा ब्लेम मैं तो करण के ऊपर ही डालूँगा, भले ही करण के फैन्स को बुरा लग जाए बट करण जो है वो इस चुम के चक्कर में पूरा मतलब अपना गेम प्लान सब एकदम खस्ता कराए बैठा है। अब ये जानबूझ करके ऑर्गेनिक वे में हो रहा है या फिर डे 1 से ये एक प्री प्लान नौटंकी है। मैं इसे एक प्री प्लान नौटंकी ही मानता हूँ क्योंकि करण अगर 40-41 साल का है, उसकी ज़िंदगी में 2-3 लड़कियाँ आई हैं, हर बार धोखा खाया है, फिर भी अगर लड़की के प्यार में पगला करके ऐसी ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है। चलो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम दिग्विजय को टाइम गॉड बनाते, अबे तुम खुद तो बनते, तुम नहीं बन रहे हो तो मेक श्योर करते शिल्पा शिरोडकर बन जाए। और जब अविनाश और वो सब मिल करके चुम को बनाना चाहते थे तो तुम डटे क्यों नहीं कि नहीं कुछ भी हो जाए चुम तू ही बन। भाई कुछ है ही नहीं, नहीं मैं नहीं बनूंगा तो चुम बनेगी। अच्छा करण तो चुम वायरस की चपेट में ऐसे आया हुआ है कि भैया वो तो सुध-बुध ही खो चुका है, भाई खुद के लिए नहीं खेल रहा है वो, अगर उसे इंजरी हुई वो भी चुम की वजह से हुई है। तो आप देख लीजिए कैसे चुम के चक्कर में करण एकदम हावला-बावला बना हुआ है। हालाँकि इसी दौरान विवेन क्या बोलता है, अलग ही वो गुमान में जी रहा है कि अगर कल को ये लोग बिग बॉस बोलेंगे ना कि किन्हीं 3 लोगों को बाहर फेंकना है, तो ये सबसे पहले हमारा नाम लेंगे। किनका? मतलब विवेन का, ईशा का, अविनाश का। अविनाश यहाँ पर थोड़ा-सा एक मैच्योरिटी वाला परिचय देता है कि अंदर ही अंदर सब खुश हैं कि कॉम्पिटिशन चला गया, लेकिन कैसे दिखावा कर रहे हैं। अब जहाँ एक तरफ मैंने अविनाश को एप्रिशिएट करा कि भाई जो उसके दिल में है वो मुँह पर है, बट यही अविनाश ईशा के मैटर में वही हरकतें कर रहा था जो कि बाकी लोग कर रहे थे। ईशा आकर के जब कॉन्फ्रंट करती है कि तू मेरे लिए कुछ बोला क्यों नहीं, मैं ऑलमोस्ट चली गई होती, और जो हमने प्रोमो में देखा था कि ईशा रो रही है वो एक्चुअली दिग्विजय के जाने पर नहीं रो रही थी, उसे नंबर 10 की रैंकिंग दी थी इसलिए वो रो रही थी। तो ये अविनाश जो कि दूसरे लोगों को ढोंगी बोल रहा था कि जो इनके मन में है वो ज़बान पर नहीं ला रहे हैं, तो जो क्राइटेरिया जो लॉजिक अविनाश मिश्रा दूसरों पर चिपका रहा है कि हर कोई एक कॉम्पिटिटर है, किसी को एक कॉम्पिटिटर के जाने पर आपको खुशी होनी चाहिए, तो ईशा भी तो तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन है, वो भी निकल जाती तो क्या तुम खुश होते? ऑफ कोर्स होते, नहीं होते क्या? शायद नहीं भी होते, पर होते क्या? हाँ, शायद हो भी जाते। इस तरह के मतलब घुमा-फिरा कर के सवाल पूछने चाहिए अविनाश मिश्रा से कि दूसरे लोग अगर ढोंग कर रहे थे, तो ईशा जो रो रही थी, क्या वो भी ढोंग था क्या? भाई इस तरह के सवाल करो तो मज़ा आए, लेकिन सलमान खान से तो कुछ ख़ास एक्सपेक्टेशन है नहीं। ये शो जनता का शो है, सब कुछ जनता की मर्ज़ी से होता है। असली पावर जनता के हाथ में है, शो बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं होता है। ऐसा-वैसा करके कैसे एक स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करी है कल, ये आपने देख लिया। अब इन सारी बातों के बारे में और जिस तरह से श्रुतिका की पोल पट्टी खुलती है, वो फिर से जैज़ देना शुरू कर देती है, फिर से फपक-फपक करके रो करके खुद को कहीं न कहीं सही साबित करने की कोशिश करती है। बंदे का एलिमिनेशन अभी ठीक से हुआ भी नहीं है कि तुमने उसकी बिचिंग करना शुरू कर दी है, खुद को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया है। इन सारी बातों से एक ही चीज़ निकल कर के आती है सामने, और वो ये है कि श्रुतिका नेक्स्ट लेवल की मक्कार प्राणी है। एड़ा बन कर के पेड़ा खा रही थी, क्यूट बन रही थी, क्यूट नहीं वो एक नंबर की फेक पदार्थ है, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की नागिन है वो। इस नागिन की वजह से कल दिग्विजय का एलिमिनेशन हुआ है, और ये जो नागिन है, इस नागिन को दूध पिला रही थी चुम, इस चुम के चक्कर में करण हो गया पूरी तरह से गेम से गुम। तो कैसे ये
ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड है? इन सारी बातों के बारे में जो भी है आपकी टिप्पणी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।